Okay, so let us see the concept of angular acceleration. Yes, angular acceleration के बारे में हमने ऑलरेडी देखा और उसका निकालने का मेथड भी हमने देखा. चलो ठीक है. So now we'll just see the relation between, okay, relation between the linear velocity and angular velocity here. linear velocity और angular velocity के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो हमको आज के लेक्चर में देखना है. ठीक है, देखो ठीक से. Suppose there is a particle which is performing a uniform circular motion in the circle of radius r and center at O. Suppose ये suppose circle है. ठीक है, और ये पार्टिकल suppose स्टार्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसको हम बोल सकते हैं A. Suppose so this is the point where the particle starts from, okay, on the circle. So yes, suppose this is the particle which starts from this point at O here, and now it starts moving from this point to another point. तो जैसे ही वो यहाँ पे मूव करना चालू करेगा तो हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर छोटा एंगल डेल्टा टी इतने टाइम के अंदर वो एक छोटा एंगल कवर करके सपोज यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, इस पॉइंट पे सपोज वो आ जाता है. ये देखो, ये वाले पॉइंट पे सपोज वो आ जाता है. दिस डेल्टा टी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल. ओके, इट इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी निग्लेक्टेड. ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ये हमको रहने वाला है. तो इस ड्यूरेशन में इन टाइम इंटरवल के अंदर जो एंगल वो कवर करेगा तो वो भी तो छोटा होगा जरूर. उसको हम डेल्टा थीटा डिनोट कर देंगे. चलेगा, डेल्टा थीटा. ठीक है, अभी क्या इस सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाले पार्टिकल को लीनियर वेलोसिटी होता है? यस, जरूर होता है. ठीक है, whenever the particle is performing a circular motion, the particle has a linear velocity as well as angular velocity also. So suppose this is the particle performing circular motion, then the linear velocity of the particle will actually be directed along the tangent. तो यहाँ पे जो velocity है वो इस डायरेक्शन में रहेगा जरूर. यहाँ पे जो velocity होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा. तो हर पॉइंट पे हम देख सकते हैं linear velocity will actually be directed along the tangent to this circle. Remember, तो इस सर्कल के टेंजेंट के डायरेक्शन में ये लीनियर वेलोसिटी हुआ करता है. बट आफ्टर ऑल द क्वेश्चन हियर इज दैट हाउ विल यू फाइंड आउट द लीनियर वेलोसिटी इन दिस केस. तो लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? ठीक है, उसके लिए एक सिंपल सा डेफिनेशन लीनियर वेलोसिटी का हमको पता होना जरूरी है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी? वी नो दैट इट इज द टाइम इंटरवल, लीनियर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. ये सिंपल सी बात हमको यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि linear velocity can actually be defined as the displacement per unit time. मतलब rate of change of displacement in short is actually called as the linear velocity. Suppose the particle starts from the point A here and suppose it goes to the point B in this case here. ये point पे वो चला जाता है. Suppose यहाँ पे B पे आ जाता है. तो इन दो points के बीच में इसका linear velocity कितना हुआ, कैसे ढूंढ के निकालेंगे? तो उसके लिए हमको displacement निकालना जरूरी होगा. So let us consider this as a displacement here. ये अभी AB जो है chord AB उसको हम बोलेंगे displacement, करेक्ट है. और उसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल से. जो भी टाइम इसको यहाँ पे लगता है उससे हम डिवाइड करेंगे तो उससे हमको इसका linear velocity मिल जाएगा. So we can just say that the linear velocity in this case can be defined to be the ratio of AB chord AB upon द टाइम इंटरवल. सपोज डेल्टा टी यहाँ पे जो लगता है तो वो टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और इसका भी हमको रेशियो लेना होगा एज लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, सो एज टू मेक दिस लीनियर वेलोसिटी टू बी एन इंस्टेंटेनियस वन. तो लीनियर वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए हमको इस रेशियो का लिमिट लेना होगा एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एंड देन इट विल बिकम द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. यस, सो लीनियर वेलोसिटी के बारे में हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर मान लो ये पार्टिकल जो है वो अगर सपोज यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और अगर मान लो वो सेमी सर्कल कवर करता है, पूरा सेमी सर्कल कवर करके अगर सपोज किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर अगर 180 डिग्री एंगल कवर करके अगर अपोजिट पॉइंट पे अगर आ जाता है, मान लो ये पार्टिकल जो है वो यहाँ से पूरा सेमी सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे आ गया. ठीक है, देखो इस पे यहाँ पे आ गया. तो अभी इस केस में उसका लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो देखो लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए हमको सिंपली ये पूरा जो डिस्टेंस है
इस पूरे डिस्टेंस को डिवाइड करना होगा उसको जो लगने वाला टाइम है, तो उस टाइम से। बिल्कुल सिंपल बात। तो लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन वही है। अगर सपोज इससे भी आगे जाके अगर ये पार्टिकल मान लो स्टार्ट करता है इस पार्टिकुलर पॉइंट से, ए पॉइंट से अगर स्टार्ट करता है, और सपोज कि ये पूरा सर्कल घूमने के बाद, तो देखो यहाँ से पूरा सर्कल वो घूम के अगर वापस उसी पॉइंट पे अगर आ जाता है, इसी ए पॉइंट पे अगर आ जाता है, तो ऐसे केस में उसका लीनियर वेलोसिटी कितना कहेंगे, क्या हमको बोलना पड़ेगा? सो इन दिस केस द लीनियर वेलोसिटी कैन बी कंसिडर्ड टू बी जीरो. So the average linear velocity in this case will actually be equal to zero because A and B are the points which are coincident actually. A and B जो है वो point एक ही हो गए. Initial point and final point is going to be same. And in this case, the average linear velocity in this case will be actually zero. तो average तो चलो zero हो गया, no doubt. लेकिन instantaneous जो angular velocity, linear velocity है, it is not going to be zero. Instantaneous का मतलब क्या होता है? देखो इधर, अभी suppose, just wait. यस, सपोज अभी ये जो पॉइंट है ए है, अभी ए से अगर वो बी पे जाता है, बी, अब ये बी पॉइंट बहुत दूर है इससे, इसलिए उस केस में हमको इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी नहीं मिलेगा क्योंकि ये पॉइंट बी बहुत दूर है इसलिए। लेकिन अगर हमको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए हमको बी को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, किधर तो भी जो बहुत थोड़ा नजदीक होगा सपोज। तो अगर यहाँ पे अगर आ जाता है तो उस केस में ये डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा कम हो जाएगा, टाइम इंटरवल जाएगा डाउट, बट द लीनियर वेलोसिटी विल बी एक्यूरेट, मोर एंड मोर एक्यूरेट। एंड इवन इससे भी आगे जाके हम यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है उसको और करीब लेके आ सकते हैं। सपोज यहाँ पे अगर लेके आते हैं तो उस केस में उसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो निकालने के लिए हमको ये वाला साइड यूज करना पड़ेगा। देख सकते हो ठीक से? चाहिए तो आपको दूसरे कलर से मैं उसको एक्सप्रेस करता हूँ। ये देखो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ उसको। ये देखो, दिस विल एक्चुअली बी द कॉर्ड हियर। एंड इन दिस केस अगर इसको थोड़ा बड़ा करके अगर देखेंगे ना, देख पा रहे हो ठीक से? तो यहाँ पे ये जो कॉर्ड है ए और बी के बीच में जो हमने कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला कॉर्ड, तो ये कॉर्ड एक्चुअली डेल्टा एस कहलाएगा और वो एक्चुअली लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अभी जब ये एंगल बहुत छोटा होता है तो उस केस में क्या होता है ना कि ये कॉर्ड और ये जो आर्क है इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। देखो इवन इससे भी हम नजदीक लेके आ सकते हैं पॉइंट बी को। सपोज पॉइंट बी यहाँ पे आ गया और ये पॉइंट ऑलरेडी ए यहाँ पे है ऑलरेडी, तो उस केस में ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड होगा वो हमको इस तरह से ड्रॉ करना होगा, ठीक है? एंड दिस कॉर्ड विल कैन बी कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट स्ट्रेट, नो डाउट। ये कॉर्ड कर्व है या स्ट्रेट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत बड़े सर्कल का एक बहुत छोटा पार्ट है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कॉर्ड के बराबर ही हो जाता है और वही आर्क के बराबर ही हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एंगल डेल्टा थीटा जो है वो अगर बहुत छोटा है, सफिशिएंटली स्मॉल अगर है, तो उस केस में इट डजंट मैटर वेदर इट इज अ कॉर्ड और इट्स अ आर्क, इट डजंट मैटर। सो अगर ये कॉर्ड जो है इस कॉर्ड को ही हम आर्क बोल सकते हैं, तो वो आर्क होने की वजह से उसको भी हम डेल्टा एस से डिनोट कर सकते हैं आराम से। अगर उसको डेल्टा एस से डिनोट कर दो तो अभी इस केस में देखो क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी का डेफिनेशन जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। सो लीनियर वेलोसिटी विल बी एक्चुअली v इज इक्वल टू लिमिट as delta t tends to 0 of this delta s upon delta t. Okay, but already we have proved the relationship between this delta s and delta theta. If r is the radius of this circle, then we have defined the angle to be simply equal to arc upon radius, right? So we can just have this as delta s upon r. ये याद है सभी को? लास्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंगल इज ऑलवेज डिफाइंड एज द आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये एंगल का डेफिनेशन ही है। रेडियन के अंदर एंगल डिफाइंड ही ऐसा किया जाता है, आर्क अपॉन रेडियस इज डिफाइंड एज द एंगल। सो एंगल यहाँ पे डेल्टा थीटा जो है वो डेल्टा एस अपॉन आर के बराबर हमको मिल जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, सिंपली, करेक्ट है? And if we just replace this here, then we can just get that limit as delta t tends to 0 of this delta s, which is replaced by r into delta theta, and that is to be divided by delta t. So that
दिस r कैन बी टेकन कॉमन कांस्टेंट आउट, तो ये जो r जो है वो कांस्टेंट है करके उसको हम बाहर लेके जाएंगे, तो अंदर में क्या बचेगा देखो, सिंपली लिमिट एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 of delta theta upon delta t. Okay, so this will be the equation. And if we suppose, और already अभी हमको पता है कि डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी का लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब क्या होता है, इसी को तो हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो इस तरह से हमको ये मिल जाता है r into omega, which is actually the relationship between linear velocity and angular velocity. So what is the conclusion? We can just say that the conclusion is that the relationship between the linear velocity and angular velocity is that v is equal to r into omega. ये एक रिलेशनशिप जो है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में हुआ करता है, तो याद रखो ठीक से, दिस इज द रिलेशनशिप between linear velocity and angular velocity. The linear velocity is always radius times the angular velocity. रेडियस जितना होगा, तो रेडियस को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमको linear velocity मिल जाएगा. Or we can also write it as omega, that is angular velocity, is actually the linear velocity divided by radius, no doubt. So this is also a relationship between the linear velocity and angular velocity, remember. Okay, now if we just see the vector form of this, तो अगर यहाँ पे हम vector form उसका देख लेंगे, तो देखो, suppose there is a particle performing circular motion, and suppose it is revolving in a plane which is perpendicular to the figure plane of this diagram. तो ये जो बोर्ड का जो प्लेन है, देख पा रहे हो? नहीं सर। एक मिनट, ठीक है, लेट्स सी। तो बेसिकली क्या है ना कि अगर सपोज कोई भी पार्टिकल अगर इस तरह से अगर घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर अगर घूमता है इस तरह से, तो उसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो टेंजेंशियली डायरेक्टेड होगा, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से। ये जो एरो है, दिस एरो विच इज इनवर्ड्स, ओके, इनवर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस डायग्राम, तो इसके अंदर इस डायरेक्शन में ये लीनियर वेलोसिटी डायरेक्टेड होगा, जिसको हम वी बार से डिनोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वी बार। ओके, अभी एंगुलर वेलोसिटी जो है, इट विल बी डिनोटेड बाय omega bar, and it will be directed according to the right hand rule along the axis of rotation here. तो इस axis of rotation के डायरेक्शन में ये angular velocity directed होगा, उसको हम ओमेगा बार से डिनोट कर सकते हैं। At the same time, the radius of this circle can actually be denoted by r bar, and it will be directed along the radius and away from the center of the circle. तो इस सर्कल के सेंटर से दूर की तरफ इस तरह से ये r बार डायरेक्टेड होगा। अब ये तीनों को अगर हम सपोज इकट्ठा करेंगे ना, देखो ठीक से, अगर एक पॉइंट पे अगर लेके जाएंगे, मतलब सपोज ओमेगा बार को हम उठा के लेके जाते हैं यहाँ पे, या चलो उसको कॉपी बना के फिर उठा के लेके जाते हैं, सपोज दिस इज द कॉपी ऑफ ओमेगा बार विच इज केप्ट हियर, ओके, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय ओमेगा बार, नो डाउट। ओके, अभी लीनियर वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसको भी हम उठा के सपोज लेके जाते हैं, यस, suppose it is kept at this point here, यहाँ पे उसको हमने रख दिया, ठीक है, so that their initial points will be the same, okay, तो वो हमारा एम है यहाँ पे। और तीसरा जो है वो आर बार जो है, इस आर बार को भी अगर हमने सपोज उठा के लेके गए, yes, and if we just put it here so that their initial points will be the same, तो इन तीनों के इनिशियल पॉइंट्स अभी सेम है देखो, और अभी ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ठीक से, ये जो है आर बार और ओमेगा बार दोनों तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऑलरेडी है ही, नो डाउट। एट द सेम टाइम ये जो वी बार और ओमेगा बार जो है वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, दिख रहे हो ठीक से, और ये जो है लीनियर वेलोसिटी और रेडियस, ये दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है एक्चुअली, ठीक है, वो प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है वो।
तो डायग्राम को इमेजिन करो ठीक से। तो अभी इसमें अगर देखे हो ठीक से, तो when we just turn our fingers of right hand from omega bar to r bar, then and then only we can just get the direction of v bar, which is inwards like this. ठीक है, हम अपना राइट हैंड ले लो, ठीक है, खुद का राइट हैंड ले लो। वो राइट हैंड अगर सपोज इस तरह से टर्न करते हो, ओमेगा बार से आर बार की तरफ अगर टर्न करते हो, means our curved fingers has to be turned from omega bar to r bar like this, then automatically thumb points in the direction of v bar, and therefore we can just express this relationship in vector form. तो ये जो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा हमने लिखा था, तो और जबकि अभी यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ओमेगा बार से आर बार की तरफ फिंगर्स टर्न करने से वी बार का डायरेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पे हम वी बार को ओमेगा बार क्रॉस आर बार ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली द वेक्टर रिलेशनशिप बिटवीन द linear velocity and angular velocity. So we can just say that the linear velocity is just the cross product of the angular velocity and the radius vector. Remember, तो radius vector और angular velocity इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कौन होता है? लीनियर वेलोसिटी हुआ करता है। अभी इसमें एक बात याद रखो कि ये जो ऑर्डर है ओमेगा बार क्रॉस आर बार, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अगर हम इसको सपोज आर बार क्रॉस ओमेगा बार लिख देंगे तो भी चल जाएगा। इज इट ओके? ये आर बार इक्वल टू सॉरी वी बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस ओमेगा बार चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। दिस इज रॉन्ग. This is the only right thing here, because omega bar is the first factor and r bar is going to be the second factor here in this case. Again, this actually depends on the vectors, properties of vectors. Actually, cross product of vectors क्या होता है, तो वो एक सेपरेटली हमने यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया है। बट अगेन इफ यू जस्ट डोंट नो, मे बी सम जो नए स्टूडेंट्स है या अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो उन्होंने अगर 11th स्टैंडर्ड में अगर क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट अगर नहीं किया है या नहीं पता है, तो जस्ट सेपरेटली बुक अ डाउट सेशन सो दैट वी कैन जस्ट कवर इट like that. Yes, so this is actually the vector relationship between the linear velocity and angular velocity. In the same way, there is a relationship between linear acceleration and angular acceleration here. See here, अभी suppose एक particle circular motion perform कर रहा है। Okay, suppose this is the particle which is performing the only circular motion, not uniform, because अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाएगा ना उसका, इसलिए। तो अभी देखो, सपोज द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन एंड सपोज इसका जो वेलोसिटी है या उसका जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, वो स्पीड उसका यहाँ पे सपोज है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी सपोज 1 सेकेंड के बाद उसका जो स्पीड है वो यहाँ पे बन जाता है सपोज 4 मीटर पर सेकेंड। सोचो ठीक से, यहाँ पे उसका स्पीड बन गया सपोज 1 सेकेंड के बाद, फिर से 1 सेकेंड के बाद उसका स्पीड बन गया सपोज 6 मीटर पर सेकेंड। अभी ये पे देखो कि ये जो 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड, ये जो स्पीड बढ़ रहा है, ये स्पीड बढ़ाने के लिए एक एक्सेलरेशन जरूरी है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होना जरूरी है। ठीक है, टेंजेंट के डायरेक्शन में, मतलब द एक्सेलरेशन मस्ट बी अलोंग द टेंजेंट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में होना चाहिए एक्सेलरेशन, तब जाके उसका जो स्पीड है वो बढ़ सकता है। So this type of acceleration which actually increases the speed of the particle is called as the tangential acceleration, and it is actually denoted by AT in this case, AT। और उसको हम linear acceleration भी बोल सकते हैं, linear acceleration। Actually linear acceleration is always tangential, that's why it is denoted by AT, and it is also called as the tangential acceleration। Okay, so tangential acceleration किस तरह से हम denote करेंगे? So tangential acceleration is actually the rate of change of speed of the particle। उसको हम dv by dt से भी डिनोट कर सकते हैं, या नो डाउट उसको हम लिमिट as delta t tends to 0 of delta v upon delta t ऐसा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। where delta v is going to be the change in velocity, remember, change in velocity, and delta t is actually going to be the time interval, right? time interval। yes, अभी जैसा कि हम अभी जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है, तो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमको एंगुलर वेलोसिटी मेजर करना होता है। अगर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पे अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी है सपोज कुछ ओमेगा 1 या ओमेगा है, या यहाँ पे उसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ और बढ़ गया, ओमेगा 2 बन गया सपोज,
और यहाँ पे ओमेगा 3 बन गया, या एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो सपोज ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा आ गया, और वो भी डेल्टा टी इतने टाइम इंटरवल के अंदर, तो उस केस में हम अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी कल कल ही हमने एक्सप्लेन किया. सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज एक्चुअली डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट मींस डी ओमेगा बाय dt. करेक्ट है, डी ओमेगा बाय dt, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज लिमिट as delta t tends to 0 of delta omega upon delta t, where delta omega is going to be the change in angular velocity actually. So देखो यहाँ पे ये डेल्टा ओमेगा मतलब क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, ना कि लीनियर वेलोसिटी है. जबकि यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डेल्टा वी मतलब क्या है एक्चुअली, इट इज गोइंग टू बी द चेंज इन लीनियर वेलोसिटी एक्चुअली. तो ये लीनियर वेलोसिटी के अंदर का चेंज अपॉन टाइम जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता है. लेकिन द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है. अभी अगर इन दोनों के बीच में अगर हमको रिलेशनशिप ढूंढना है तो सिंपल सी बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही है हमारे पास डी वी बाई डी टी. ठीक है, डी वी बाई डी टी. बट एज वी ऑलरेडी नो दैट डी वी बाई डी टी का मतलब क्या हो, इज एक्चुअली द डी बाई डी टी ऑफ वी. ओके, वी मतलब क्या है, linear velocity. But already we have seen that the linear velocity v is going to be equal to r into omega. Just अभी अभी हमने देखा था, ये देखो ये जो इक्वेशन हमने अभी प्रूव किया कि नहीं, v is equal to r omega. या चलो अगर मैग्नीट्यूड में भी हम इसको यूज कर सकते हैं आराम से, तो v is equal to r omega. ये वाला इक्वेशन अगर हम यहाँ पे जाके रख देंगे ना तो हमको मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला जो कि d by dt of v, where v can be replaced by r into omega here. But r is going to be a constant, so it can be taken out, and if we just take it out, then what we are left with is d omega by dt. But as we already know that this d omega by dt is defined as alpha itself, so if we just put it here, then we can just get that at, that is the tangential acceleration, which is going to be equal to r into ये जो d omega by dt है वो अल्फा बन गया. तो इसलिए उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से at is equal to r into alpha, where at stands for the लीनियर एक्सेलरेशन. इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन बोल सकते हैं बिल्कुल. और जबकि ये जो अल्फा है, इस अल्फा को हम क्या बोल सकते हैं, इज कॉल्ड एज द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो रिमेंबर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन the linear acceleration and angular acceleration. So again we can just see that the linear acceleration is equal to radius times angular acceleration. Once again, if we just want to see this in the vector form, तो इसको अगर हमको वेक्टर फॉर्म में देखना है तो भी इस तरह से देख सकते हैं. सपोज दिस इज द particle which is performing the uniform circular motion in the circle with center at O and radius r. So at this point A here, the tangential acceleration will be directed obviously along the tangent, which will be inwards like this. Okay, इसको हम at से denote कर सकते हैं, no doubt. Or at the same time, the angular acceleration according to right hand rule will be directed along the direction perpendicular to the plane of this circle, and it will be denoted by alpha here. And once again we can just see the radius vector to be directed along the radius away from the center, which will be denoted by r bar here. And once again we can just see that if we just turn our fingers of right hand from alpha bar to r bar, we can just get the direction of at bar, which is inwards here in this case. And therefore we can just write down the vector relationship between this tangential acceleration and angular acceleration to be simply at bar is going to be equal to alpha bar cross r bar, where alpha bar is the angular acceleration and at is going to be the tangential acceleration and r is going to be the radius. So this is a vector relationship between this a bar and alpha bar. Okay, ये vector relationship बनता है इन दोनों के बीच में यादृच्छिक से. Okay. Yes, even particle, if suppose it is revolving in the clockwise direction like this, अगर ये पार्टिकल उल्टा अगर घूम रहा है, ऐसे अगर घूम रहा है, अब यहाँ पे तो वो पार्टिकल ऐसे घूम रहा था कि नहीं, इसलिए उसको हमने इस तरह से दिखाया. बट अगर पार्टिकल उल्टा घूमता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमता है, इस तरह से अगर घूमता है, तो उस केस में हम देख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट ए हियर विल एक्चुअली बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, राइट? एंड एट द सेम टाइम since it is revolving in the clockwise direction according to right hand rule, the angular acceleration in this case will be given by
vector directed downwards like this will be the direction of alpha bar here, correct है. And even radius जो है, तो radius vector को हम इस तरह से draw कर सकते हैं along the radius away from the center like this. So this is your r bar. Once again, if we just turn our fingers of right hand from alpha bar to r bar, अगर हम ऐसे अगर fingers turn कर लेंगे ना ऐसे, तो हमको आउटवर्ड वाला डायरेक्शन मिलेगा, मतलब मेरी तरफ वाला डायरेक्शन मिलेगा, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, देखो ठीक से. तो इसलिए कुछ भी करो तो भी यहाँ पे हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो हमेशा अल्फा बार को आर बार की तरफ फिंगर्स टर्न करने से ही हमेशा मिलता है. इसीलिए 80 बार ही अल्फा बार क्रॉस आर बार के बराबर हुआ करता है. ठीक है. सो 80 बार मींस द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड टू बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ angular acceleration and radius vector here, remember. even यहाँ पे हम एक बार समराइज कर सकते हैं ठीक से कि देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, जिसको हमने अभी अभी ऑलरेडी देखा कि आर इंटू डेल्टा थीटा के बराबर हम देख सकते हैं आराम से. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी रेडियस इनटू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये सबसे पहला कंसेप्ट हमने देखा यहाँ पे. दूसरा हमने देखा कि लीनियर वेलोसिटी हियर, linear velocity is going to be the radius into angular velocity. तो ये दूसरा concept हमने देख लिया. This is the linear velocity and this is the angular velocity. Again, we have just seen now that the tangential acceleration is actually equal to radius into angular acceleration. तो देखो यहाँ पे ये जो है ये tangential acceleration है और ये अल्फा मतलब क्या है यहाँ पे angular acceleration है. तो in general what can we say is, what is the relationship between the linear quantity and angular quantity? That you can say the linear quantity is always equal to the radius into an angular quantity. ऐसा बोल सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ भी लगा दो, ठीक है. यहाँ पे अगर linear velocity लगाते हो तो linear velocity will be equal to radius into angular velocity only. उसके बजाय अगर सपोज यहाँ पे linear acceleration लगा देते हो तो linear acceleration will be equal to radius into angular acceleration, no doubt. And at the same time if we just have this linear displacement actually, तो linear displacement ये जो है delta s, इसको हम क्या बोलते हैं, linear displacement, arc length मतलब, which will be actually equal to radius into angular displacement again. So in this way we can just understand that every linear quantity is always going to be radius into the angular quantity. ये हमको अच्छी तरह समझना है, ठीक है. ये तीनों रिलेशनशिप्स जो है वो तुम एक साथ याद करके रख सकते हो. इवन उनके वेक्टर फॉर्म्स भी, वेक्टर फॉर्म में देखो यहाँ पे डेल्टा एस बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी डेल्टा थीटा बार क्रॉस आर बार. ये भी याद रखने के लिए इजी हो गया. देखो ऑर्डर शफल हो गया. ये देखो आर बार इस तरफ चला गया, डेल्टा थीटा इस तरफ चला गया. क्यों? क्योंकि जब हम राइट हैंड के फिंगर्स डेल्टा थीटा बार से आर बार की तरफ टर्न करते हैं तब जाके हमको डेल्टा एस बार का डायरेक्शन मिलता है. तो वो डायरेक्शन यूज करके ये ऑर्डर शफल किया हुआ है. फिर यहाँ पे भी हम देख सकते हैं वी बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी ओमेगा बार क्रॉस आर बार लाइक दिस. इवन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 80 बार is actually going to be alpha bar cross r bar in this way. So these three relationships also can be remembered easily. No doubt. Now we'll just see the examples of this actually. तो एक simple सा example देखो. यहाँ पे linear velocity v is equal to r into omega होता है. तो ये हम समझते हैं. अभी एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो. मान लो एक फैन हमारे पास है. ओके सपोज ये फैन है. just wait a minute. Okay, this is suppose one blade of the fan. This is suppose another blade. Okay, and suppose yes, this is suppose another blade. Okay,
ये 3 ब्लेड्स जो है वो, इससे ये फैन बना हुआ है। ओके, वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस इज अ फैन। ओके, अभी यस, ठीक है, ये फैन है। अभी इसमें देखो, अगर कोई भी जो पार्टिकल जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे सपोज ये देखो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसको हम नाम दे देंगे ए, जो कि यहाँ से, मान लो सेंटर से सपोज एक 2 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। और दूसरा एक पार्टिकल हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे बी, जो कि बिल्कुल टिप पॉइंट पे है, जो कि यहाँ से सपोज 5 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, 5 मीटर डिस्टेंस पे। यस, अभी ये सोचो कि अगर ये फैन जो है वो अगर टर्न हो जाता है, when this fan will just get turned, so suppose that ये फैन जो है वो सपोज 120 डिग्री से अगर टर्न हो जाए, तो क्या होगा? जैसे ये फैन 120 डिग्री से टर्न हो जाएगा ना, ओके, तो जैसे ये फैन 120 डिग्री से टर्न हो जाएगा, तो ये जो ब्लेड है, ये जिसके ऊपर मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, तो वो वाला ब्लेड पूरा घूम के, ठीक है ना, यहाँ पे घूम के इस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो ब्लेड है, ये वाला ब्लेड एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला जो ब्लेड है वो घूम के यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला ब्लेड घूम के आ जाएगा, अगर 180 डिग्री से पूरा फैन घूमता है तो, ठीक है। चलो, अभी अगर सपोज यहाँ पे उस ड्यूरेशन में ये जो पार्टिकल ए है, यस, ये जो पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखो। पार्टिकल ए हैज परफॉर्म्ड वेरी मच लॉन्ग डिस्टेंस, सॉरी शॉर्ट डिस्टेंस हियर, बहुत छोटा डिस्टेंस उसने कवर किया है। बट एट द सेम टाइम ये जो पार्टिकल बी है, इस पार्टिकल बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है देखो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि सेम टाइम के अंदर पार्टिकल ए कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जबकि पार्टिकल बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस केस में पार्टिकल बी का लीनियर वेलोसिटी ज्यादा रहने वाला है, जबकि पार्टिकल ए का लीनियर वेलोसिटी थोड़ा छोटा रहने वाला है, कम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ए का रेडियस ही कम है। तो रेडियस उसको अगर हम बोल देंगे आर ए, और इसका जो रेडियस है उसको अगर हम बोल देंगे आर बी, ठीक है। तो यहाँ पे आर ए इज लेस देन, sorry, RA is going to be less than RB, and that's why here in this case the linear velocity is also, the linear velocity of A is already less than the linear velocity of particle at B here. तो पार्टिकल बी का जो लीनियर वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होगा, वो बहुत हाई स्पीड में घूम रहा होगा, जबकि पार्टिकल ए जो है वो थोड़ा कम स्पीड से घूम रहा होगा। जबकि और नजदीक वाला पार्टिकल अगर हम देखते हैं, तो वो और ही कम स्पीड से घूम रहा होगा। इस तरह से, जो जितना रेडियस कम, उतना लीनियर वेलोसिटी कम, और जितना रेडियस ज्यादा, तो लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा। इसका रीजन यही है कि v is going to be directly proportional to r here, and omega is going to be the constant in this case. Okay, omega यहाँ पे constant है। तो इसलिए जब फैन घूमता है, तो सभी पार्टिकल्स उसके जो है वो सेम कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूमते हैं, क्योंकि भले ये पार्टिकल ए हो या पार्टिकल बी हो, दोनों ने एंगल तो सेम ही सबटेंड किया है कि नहीं, एंगल तो सेम ही वो परफॉर्म कर रहे हैं, 120 डिग्री एंगल कवर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। तो इसलिए वो एंगल तो सेम है, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल्स विच आर देयर ऑन सिंगल ब्लेड। तो इस पूरे सिंगल ब्लेड के ऊपर जितने भी सारे पार्टिकल्स होंगे, उन सबका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो है वो अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है उनका रेडियस अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये बात समझो ठीक से। यही हम यहाँ पे दूसरे एक डायग्राम से एक्सप्रेस करेंगे, देखो ठीक से। यस, just consider this diagram here.
एक्चुअली टाइम बहुत हो गया है, स्टॉप एक्चुअली। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर and we'll continue the next part of this lecture in the next lecture tomorrow, Monday को, ठीक है। तो मंडे को हम ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।